आरक्षण माने है क्या कि ये व्यवस्था में शामिल करने की जो प्रक्रिया थी, उसमें शामिल करने के लिए सरकार ने कहा कि इनको शामिल करना चाहिए। इसके लिए जो प्रक्रिया थी उसका विरोध किसने किया? उसका विरोध करने वाले भी जो आज की कह रहे हैं कि भाई हिंदू खतरे में है, वो जो कह रहे हैं, जो बड़े तेव से कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, तो उनका अपने ही लोगों का, उनके अपने ही लोगों के हक के विरोध में वो खड़े हुए थे। क्या लगता है आपको, धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में कि रिजर्वेशन खतरे में? भैया हमें तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ज़माने में नहीं लगा, हमको छत्रपति शाहू महाराज जी के ज़माने में कभी नहीं लगा, हमको अंग्रेज के ज़माने में भी कभी नहीं लगा कि भैया जो हम लोग कहते कि हम लोग तमाम लोग जो है जो हिंदू धर्म के नाम से जाने जाते हैं या कहे जाते हैं वो खतरे में है, कैसे उस समय भी नहीं लगा। दर्शकों, हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में ये जो वाद है ओबीसी और मराठा का, इसमें आए दिन अलग अलग पहलू पत्रक के माध्यम से, समाचार पेपर के माध्यम से या न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से लोगों तक आते हैं, लेकिन उसकी जो सच्चाई है, उसका जो यथार्थ है, जो धरातल है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। आज इसी फहरिस्त में हमारे साथ है नितिन चौधरी जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक भी है। सर, आपका स्वागत है। हम ये देखते हैं कि अगर से इतिहास में हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि चाहे छत्रपति शाहू महाराज जी का काल हो, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का काल हो, या फिर संभाजी महाराज का काल हो, ओबीसी और मराठा का हम देखते हैं आपसी समन्वय हमको इतिहास में अलग अलग किताबों में फैक्ट के रूप में दिखता है। लेकिन वर्तमान में जब 2025 में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि ओबीसी और मराठा आपस में मतभेद हो रहा है रिजर्वेशन की वजह से। क्या इसके पीछे कोई शक्ति काम कर रही है, या जो इतिहास में घटित हुआ है उसका अभी के आने वाली पीढ़ी को पता नहीं, ऐसा कुछ आप बोल पाएंगे? बिल्कुल, एक तो बात ये सच्चाई है कि महाराष्ट्र की जो सांस्कृतिक परंपरा रही है, खास करके हम लोग अगर प्रागतिक प्रक्रिया को देखते हैं, वैचारिक प्रगति को देखते हैं और सामाजिक सौहार्दता देखते हैं और समाज में जो सामाजिक एकता को देखते हैं, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय में उनके साथ में सिपाहियों का काम करने वाले जो लोग देखते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग हैं। उसमें हो सकता है कि नाई समाज के होंगे, कुणबी समाज के होंगे, लोहार समाज के होंगे, समाज के लोग देखते हैं हम लोग, और ताकत के साथ में उनके साथ में रहे या उनके वो लोग उनके इर्द गिर्द साथ में रही। इसका मतलब है कि वो सामाजिक सौहार्द रही और आपस में सहयोग करते हुए उन्होंने एक नए राज्य की नींव रखी। उसी बात को हम लोग देखते हैं, यही धारा है। इसी धारा को लेकर हम लोग देखते हैं कि छत्रपति शाहू महाराज तो राजा ही थे। उनके राजाओं के ज़माने में उन्होंने जिस तरीके से उस धारा को आगे बढ़ाने का काम किया, उसको थोड़ा वैचारिक नई परिप्रेक्ष्य जोड़ने की कोशिश की, हम लोग देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्रागतिक विचारों को थे। उसी के मद्देनजर उनको लगा कि भारत के आपस में जो प्रक्रिया चल रही, विकास की प्रक्रिया चल रही है, उसमें देखते हैं कि उनको लगा कि भैया प्रक्रिया में कहीं हमारे जो उनके सिपा सालागार थे वो तो ठीक है, लेकिन उनके जो निर्णय प्रक्रिया में लोग रहते थे वो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में दिखते थे, तो वहाँ पिछड़े वर्ग के लोग नहीं दिखते थे। तो उनको लगा ये कैसी व्यवस्था है, तो उन्होंने फिर बिल्कुल बाकायदा उसके लिए एक सरकारी आदेश जारी किया और उसके तहत में पिछड़े वर्ग को आने वाले प्रक्रियाओं में नियुक्तियों में अगर उनको लगा कि भाई 50% उन्होंने उनको शामिल करने की बिल्कुल एक बाकायदा एक आदेश, सरकारी आदेश जारी किया। और ये पहला आदेश है सरकारी आदेश कि पिछड़ों को जो पूरी प्रक्रिया में, विकास की प्रक्रिया में, प्रशासनिक प्रक्रिया में नज़रअंदाज होते थे या उनको बिल्कुल शामिल नहीं किया जाता था, उनको शामिल करने की ये जो नई प्रक्रिया भारत के प्रशासनिक प्रक्रिया में, एक सरकारी प्रक्रिया में उन्होंने शुरू की, उसकी आगाज़ छत्रपति शाहू महाराज ने की। इसका मतलब ये है कि एक नए तरीके से समाज में एक व्यवस्था के तहत पिछड़े वर्ग और जो भी मराठा समाज के जो भी नेता रहे या मराठा समाज के जो भी सरदार रहे, उन लोगों ने उस तरीके से साथ साथ में एक समाज का निर्माण करने के आप सही कह रहे हैं सर। हम देखते हैं कि एक धारा है जो कहती है कि हिंदू धर्म भी खतरे में है। आपको लगता है कि मराठा, ओबीसी जब ये ऐसे स्लोगन सुनते हैं, और इतिहास में आप जो बता रहे हैं
कि उनका एक प्रैक्टिसिंग अलग था, चाहे वो छत्रपति जी महाराज का काल हो या फिर हम देखते हैं कि शाहू महाराज का काल हो, और हम देखते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। तो पूरा हिंदू धर्म को जो ठेकेदार है, अगर से धर्म के ठेकेदार है, इसका राजनीतिकरण भी कर रहे हैं इस स्लोगन के आधार पर। नहीं, आप देखो कितनी मजा की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज लड़े, उन्होंने अपनी ताकत का निर्माण किया, अपने स्वराज्य का निर्माण किया, और उन्होंने उस समय की जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ में संघर्ष किया। उस समय उनको कभी नहीं लगा कि भाई हिंदू धर्म खतरे में है। हाँ, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का विरोध करने वाले कौन थे? कौन थे? ये सवाल करना चाहिए ना, कौन थे? अब आप जब शाहू महाराज जी, छत्रपति शाहू महाराज जी अपनी प्रक्रिया चलाते, व्यवस्था की प्रक्रिया, उनका विरोध कौन किया था? कहाँ हुआ था विरोध? आपको सबको मालूम है कि आपकी उनकी जो घर में पूजा अर्चना होती थी या प्रक्रिया होती थी, उसमें किसने विरोध किया था? ये कौन लोग थे? ये वैसे आज कहने वाले लोग में तो कह सकते कि सब लोग हिंदू ही थे विरोध करने वाले। तो हमारे राजनीति में जो एक समता का, जिसको सबको साथ में लेकर चलने का जो व्यवस्था बनाई थी छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर तो छत्रपति शाहू महाराज, उसके बाद की जो प्रक्रिया दिखती थी, उसमें उस प्रक्रिया का विरोध करने वाले कौन थे? अब हम लोग अभी आज लेते हैं हम लोग, तो ये जो जब पिछड़े वर्ग की बात करते हैं हम लोग, पिछड़े वर्ग में कौन आते हैं कि जो मध्यम जाति के लोग हैं, जिसमें कुणबी समाज होंगे, यादव समाज के लोग होंगे, जतेली होंगे, उसमें सुनार होंगे, जो बीच के जो कारीगर समाज थे, जिसने अपने मेहनत से देश का निर्माण किया, सेवा करने का काम किया, ये तमाम जातियाँ थी। उन जातियों के लिए जब आरक्षण की, यानी आरक्षण माने यह क्या कि व्यवस्था में शामिल करने की जो प्रक्रिया थी, उसमें शामिल करने के लिए सरकार ने कहा कि इनको शामिल करना चाहिए। इसके लिए जो प्रक्रिया थी, उसका विरोध किसने किया? उसका विरोध करने वाले भी जो आज के कह रहे हैं कि भाई हिंदू खतरे में है, वो जो कह रहे हैं, जो बड़े तेव से कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, तो उनका अपने ही लोगों का, उनके अपने ही लोगों के हक के विरोध में वो खड़े हुए थे। क्या लगता है आपको, धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में कि रिजर्वेशन खतरे में? भैया हमें तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ज़माने में नहीं लगा, हमको छत्रपति शाहू महाराज जी के ज़माने में कभी नहीं लगा, हमको अंग्रेज के ज़माने में भी कभी नहीं लगा कि भैया जो हम लोग कहते कि हम लोग तमाम लोग जो है, जो हिंदू धर्म के नाम से जाने जाते हैं या कहे जाते हैं, वो खतरे में है। कैसा? उस समय भी नहीं लगा। लेकिन सवाल कैसा है कि जब उसी पूरे जिसको कहते हैं समुदाय, हिंदू जो समुदाय कहता है, उस समुदाय के कुछ लोगों के हक की जब बात आती है, सामने आती है, या वो हक की आवाज़ वो जब करते हैं, उस समय विरोध करने वाले कौन थे? वो कोई मुस्लिम समाज के लोग विरोध करने वाले तो नहीं थे, वो क्रिश्चियन समाज के लोग विरोध करने वाले तो नहीं थे, ये अपने ही लोग थे। तो ये कैसा एक हम लोग कह सकते हैं कि भैया ऐसा, इसका मतलब ऐसा है कि आरक्षण की वजह से, पिछड़े वर्गों के न्याय की वजह से, पिछड़े वर्ग को ये पूरी प्रक्रिया में एक समानता की धारा में बुनने की जो प्रक्रिया थी, इसके विरोध करने वाले जो ये, इसको खतरा है। या ये मुझे लगता है कि खास करके पिछड़े वर्ग के न्याय और पिछड़े वर्ग के ये समानता की धारा जो है बहने वाली, और सबको लेकर साथ चलने की जो धारा है, विकास की धारा है या राजनीति की धारा है, वो खतरे में है। हम देखते हैं वर्तमान में जब 2025 में हम आते हैं कि चाहे वो वेडेट्टीवार हो जो राजनीति से आते हैं, या फिर माननीय शरद पवार जी हो या छगन भुजबल जी हो, ये हमेशा एक लगाते हैं आरोप कि कोई शक्तियां हैं जो दो जातियों के बीच में तेढ़ निर्माण कर रही है। इसके ऊपर आपका क्या दृष्टिकोण है? देखो कैसा है कि ये देखा जा सकता है कि इसका परिणाम से हम लोग उसको अनुभव कर सकते हैं कि क्या परिणाम हो रहा है। कि ये महाराष्ट्र की जो सत्ता प्रक्रिया रही है, राजनीति की प्रक्रिया रही है, उसमें कभी भी जब पुरानी बात हुई थी उस समय कभी मराठों के बीच में और ओबीसी के बीच में हमने कभी संघर्ष नहीं देखा, गांव में नहीं देखा, इतिहास में भी जो कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कभी नहीं रहा। वो साथ में, अरे साथ लेके राज चलाते थे और आपस में उनका सहसंबंध रहा था। तो इसका मतलब उनका संघर्ष कभी नहीं रहा। लेकिन एक विषय ऐसा है, आरक्षण का विषय ऐसा है कि जो विषय किसी प्रस्थापित व्यवस्था जो है, जिसपे वो बैठ के सत्ता चला रहे सालों साल से, हजारों साल से, ऐसी कुछ समुदाय कि वहाँ ऐसी कुछ राजनीतिक शक्तियाँ हैं, जो प्रवृत्तियाँ हैं, शक्तियाँ नहीं बोलता, ये जो प्रवृत्तियाँ हैं, ये प्रवृत्तियों को लगता है कि हमारा जो आसन है
हमारी जो सत्ता है वो इस वजह से हिलने लगेंगी। और ये जो पिछड़े समुदाय जिनको हमने सालों साल तक इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया, उनको साथ में नहीं लिया, उनके आवाज़ से, उनके हकों की आवाज़ से हो सकता है कि हमारी जो सत्ता है वो हिलने लगेगी। तो फिर पूरा एक लोग आ गए, पूरा बहुसंख्यक समाज एक आ गया, फिर इनको बहुजन समाज निर्माण हो जाएगा। इनको थोड़ा सा आपस में लड़ा दो, या लड़ने का मसला क्या है कि एक विषय ऐसा लो कि जो चुभता है किसको भी, उस विषय को आगे बढ़ाओ। और जिस समाज ने कभी आरक्षण की बात नहीं की थी, मराठा समाज ने, वो आए दिनों में आरक्षण की मांग करने लगा है और उसको फिर चलाने लगे। अब सवाल ऐसा कि ठीक है, मराठा समाज को एक आरक्षण की बात की तो उसको अलग से आरक्षण देने की बात हुई, ये तो हम लोग मानते हैं, लेकिन साथ साथ में फिर ये कहाँ से आ गया कि भैया उसको ओबीसी की प्रक्रिया में भी शामिल करने के लिए उसको भी हवा दे दो। तो इसका मतलब है कि ये तनाव आपस में एक निर्माण करो ताकि जो हमारी सत्ता है वो सत्ता वैसे के वैसे बनी रहे, या फिर जो भी इनको भी अपने साथ में जोड़ो। और साथ साथ में जो पिछड़े समुदाय की जो संघर्ष की धारा है या उनकी जो मांग है, हकों की मांग है, उसको दबा के रखने। हम देखते हैं सर, आप एक सड़क पे भी लड़ाई लड़ते हैं मोर्चे के माध्यम से, और एक कानून की तरफ भी आप पिटीशन के माध्यम से अपने व्यूज रखते हैं। कि अभी हम देखते हैं कि हाल ही में कुछ प्रेजेंट अपडेट आया है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? जो आपने एक पिटीशन दायर की, उसके ऊपर क्या हुआ है? देखो, लड़ाई का जरिया तो वही है कि एक तो अपनी बातों को सामने रखो, सच्ची बातों को सामने रखो, कानून की बुनियाद पे रखो, ये बात तो है। अगर बात सुनते नहीं तो हमको रास्ते पे आना पड़ता, आवाज़ को बड़ा बनाना पड़ता है ताकि उसकी राजनीति खड़ी हो, उसका एक दबाव सत्ता पे पड़े ताकि सत्ता अपनी पॉलिसी बनाने के लिए उस पर मजबूर होना पड़े, वो एक प्रक्रिया करनी पड़ती। लेकिन अंततः अगर सरकार ही कानून और कायदे की धज्जियाँ उड़ाता होगा तो फिर आखिर में जाएंगे कहाँ? तो हमको न्यायालय के दरवाजे पे जाना ही पड़ता है। तो हम लोग न्यायालय के दरवाजे पे गए। हाल ही दिनों में जैसा हम लोगों ने देखा कि मराठा समुदाय को अलग से एक 10% रिजर्वेशन की कानून बना, जो जीआर, उनको अलग से कानून है, उनके लिए 10% रिजर्वेशन है। उसके साथ में एक ऊंचे वर्ग के लिए जो खास करके ईडब्ल्यूएस का एक कानून बना 10% रिजर्वेशन का, उसके लिए भी इंटाइटलमेंट है उनको, उनके लिए भी रास्ता खुला है। यानी 10% ये 20% हो गए। इसके साथ में भी जब एक मांग उठती है कि भैया हमको क्योंकि उनको पता है कि रिजर्वेशन 50% के ऊपर जा नहीं सकता, ये भी बात कहाँ से सामने आ जाती है। और फिर हमको ये 10% रिजर्वेशन हो गया तो वो 60% हो गया। हो सकता है कि भाई ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसको खारिज हो जाए, क्योंकि 2 बार तो हुआ है ऐसा। तो फिर मांग उठती है कि भाई ओबीसी में इसको शामिल किया जाए। हाँ जी। तो मांग उठती है तो भैया अब इसको हवा भी दी जाती है। अब राजनीति से हवा दी जाती है, वो देखते हैं कि भैया राजनीति से लाभ किसको मिलेगा। इसका लाभ तो हमको मिल सकता है क्योंकि एक मराठा समाज एक बड़ी ताकतवर समाज है, आर्थिक भी ताकतवर समाज है और जनसंख्या के आधार पे भी वो ताकतवर समाज है। फिर उसको अगर हम लोग साथ में ले तो हमारी जो प्रस्तापित व्यवस्था है, हमारी जो ताकत है वो बरकरार है। तो उसके लिए फिर एक रास्ता खोल देते हैं। तो एक रास्ता खोलो, लेकिन गैर कानूनी तरीके से आप रास्ता खोलोगे तो उसके तो हम लोग उसका जवाब तो देंगे। फिर उसके खिलाफ में हम लोगों ने माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के माननीय नागपुर के खंडपीठ में उसके खिलाफ में वो जो 2 सितंबर 2025 का जो जीआर निकला, जिसके तहत मराठा समुदाय को, कुणबी समुदाय जो अलग समुदाय है, उसके जाति का प्रमाण पत्र देना और उसके प्रमाण पत्र के बुनियाद पे वो सीधा ओबीसी में शामिल हो सकता है। यानी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसकी प्रक्रिया के लिए भी मराठा समाज के लिए दरवाज़ा उन्होंने, सरकार ने गैर कानूनी तरीके से खोला। इसके खिलाफ में हम लोग माननीय नागपुर खंडपीठ में, उच्च न्यायालय के खंडपीठ में गए हैं। आज उसकी सुनवाई हुई और माननीय MS जवड़कर साहब और MSW चांदवानी के समक्ष में, युगल बेंच के समक्ष में हमारी याचिका के ऊपर में चर्चा हुई। हमारे वकील जो है माननीय एडवोकेट भूपेश पाटिल ने जिरह किया इस बात को लेकर। उन्होंने बात रखी कि ये जो गैर कानूनी तरीके से जो सरकार ने जो जीआर निकाला है उसमें और एक जीआर है 25 जनवरी 2024 का जीआर है। उसके तहत अगर मराठा समाज किसी व्यक्ति को अगर कुणबी समाज की वंशावली का जो है वो पूरी प्रक्रिया में अगर कोई सबूत नहीं मिलता है तो उसके लिए तहसीलदार होगा, थानेदार होगा, वो मदद करेंगे उसके लिए। अब ये पूरी प्रक्रिया जो है किसी जाति के लिए तो नहीं निकली विशेष,
हम लोग कुणबी समाज के लिए भी ये विशेष प्रक्रिया नहीं है कि उनकी वंशावली ढूंढने के लिए, कागजात ढूंढने के लिए कोई पुलिस इंस्पेक्टर होगा या कोई तहसीलदार होगा वो मदद करेगा। हैदराबाद गैजेट का भी एक काफी आधार बुनियाद बनाया। हैदराबाद गैजेट में क्या है कि एक जगह पर इस क्षेत्र में रहने वालों के लिए उन्होंने एक कितनी जनसंख्या है तो कह दिया कि मराठा कुणबियों की इतनी जनसंख्या है कह दिया। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि सभी लोग मराठा जो भी है वो कुणबी है, कुणबी जो भी है मराठा है। लेकिन कुणबी अगर मराठा है तो उसके लिए प्रमाण पत्र देने के लिए ऐसी कोई विशेष समिति गठित नहीं की गई और विशेष कोई व्यवस्था या परिपत्रक सरकार ने नहीं निकाला। इसका मतलब है सरकार भेदभाव कर रही है। हाँ जी, मराठों के साथ भी भेदभाव कर रही है और कुणबी के साथ में भी भेदभाव कर रही है। नितिन सर, आप क्या आह्वान करेंगे? जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हम देखते हैं कि गाँव-गाँव में एक सामाजिक स्थलों का भी निर्माण हुआ है, पर कहीं ना कहीं एक नफरत का भी वातावरण हो रहा है, तो क्या मैसेज देंगे एक मैत्रीपूर्ण सद्भावना के लिए आप? भी मैं ये कहूँगा कि देखो, महाराष्ट्र की जो परंपरा रही है या जो धारा रही है वो सब साथ साथ चल के, और ख़ास करके यहाँ के जो बहुजन समाज है उनको सबने साथ में लेकर इस महाराष्ट्र भूमि की सेवा करना, उसकी ताकत बढ़ाना, ये प्रक्रिया महाराष्ट्र की रही है। हम संतों की परंपराओं से लेकर यहाँ के प्रबोधनकार देखो, महात्मा ज्योतिबा फुले जी को देखो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की धारा को देखो, ये तब धारा ने यही कहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबको साथ में लेकर चलना है और प्रस्तापित व्यवस्था से हमको मांगना है, अपने हकों को मांगना है, ये बात रखी। अब सवाल कैसा है कि ये जो बातें सामने आती है मराठा ओबीसी के संघर्ष, ये कानूनन विषय है। इसको कानूनन तरीके से ही हम लोगों ने सामने जाना चाहिए, ना कि आपसी संघर्ष करके, आपसी गैर व्यवहार करके इसका सामना करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हमको लगता है कि ये मेरा हक है, कानूनन हक है, तो उस तरीके से सबने मांगना चाहिए और उसी तरीके से आगे जाना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि ये समागम अपने साथ साथ सहभाग से रहने वाले जो व्यवस्था है वो बनी रहेंगी। और बेसिक अपना उद्देश्य है कि महाराष्ट्र की जो भूमि है उस भूमि में जिन धाराओं ने इस भूमि को सेवा देने का काम किया, इसमें व्यवस्था में एक बिल्कुल प्रागतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया, उसको ताकत दे, उसी बुनियाद पर हम लोग सब आगे जाए, यही संदेश है। जमहूरियत में दो वर्ग हमेशा हमको पूरी दुनिया भर में दिखते हैं, एक होता है मजलूम और एक होता है जालिम। जालिम हमेशा मजलूमों के हक और अधिकार छीनने की कोशिश करता है, मजलूम हमेशा इकट्ठा होने की कोशिश करता है और बिखर जाता है। अब मजलूमों की जवाबदारी है कि वो अपने हक अधिकार किस तरह से बचाते हैं और आने वाले भविष्य का भारत के साथ अपना खुद का भविष्य भी उज्जवल करते हैं। सर, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया, आप बने रहिए आवाज़ टीवी से। आवाज़ इंडिया का मैं नितिन चौधरी, राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।